नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का ऐलान। 9 जिलों में 9 और 12 नवंबर को होगी वोटिंग। इन 4 जिलों में रोका गया इलेक्शन। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का ऐलान हो गया है। प्रदेश के 9 जिलों में 9 और 12 नवंबर को चुनाव होंगे। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। इनमें अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिला शामिल है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। धनपत सिंह ने कहा कि उपरोक्त 9 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बाकी 4 जिलों की बात करें तो अभी आचार संहिता लागू नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा, जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी जेपी ने भरा नामांकन। भूपेंद्र हुड्डा बोले, विरोधी पार्टियों के पास उधार के उम्मीदवार हैं। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी एवं DDPO सुभाष चंद्र शर्मा के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विरोधी पार्टियों के पास खुद के उम्मीदवार तक नहीं है, उम्मीदवार कांग्रेस से उधार लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी 2 महीने पहले कहां थे, आपके सामने है। वहीं आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह कहां थे, वह भी आपके सामने है। और इनेलो प्रत्याशी कोडाराम नंबरदार 3 दिन पहले कहां पर थे, यह भी आपके सामने ही है। हुड्डा ने कहा कि जब तक विरोधी उम्मीदवार कांग्रेस में थे तब तक कांग्रेस साफ सुथरी पार्टी थी। जब कांग्रेस में सूत नहीं बैठी तो कांग्रेस बुरी हो गई। हुड्डा ने कहा कि राजनीति में पार्टी में बने रहना और छोड़ना चलता रहता है, लेकिन पार्टी असूलों पर छोड़ी जाती है, स्वार्थ के लिए नहीं। हरियाणा पंचायत चुनाव में उलझी एस्टेट परीक्षा। 12 नवंबर को सरपंच इलेक्शन और उसी दिन एस्टेट एग्जाम। करीब 2 सप्ताह पहले सभी तरह की परीक्षाओं की तिथियों की जांचने के बाद शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट की परीक्षा 12 व 13 नवंबर को करवाए जाने का फैसला लिया था, जिसको लेकर शिक्षा बोर्ड ने अपनी तैयारी भी शुरू कर ली थी। लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 9 नवंबर और 12 नवंबर को करवाए जाने की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी इस बारे में शिक्षा बोर्ड की तरफ से कोई रुझान सामने नहीं आया है, लेकिन चुनाव व एस्टेट की परीक्षा एक ही दिन होने के बावजूद शिक्षा बोर्ड ने तिथियों को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल एस्टेट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की नजर शिक्षा बोर्ड के फैसले पर टिकी हुई है। शिक्षा बोर्ड एस्टेट की परीक्षा की तिथियों में कोई फेरबदल करता है या फिर पहले घोषित तिथियों को ही एस्टेट की परीक्षा करवाता है, यह देखना होगा। आदमपुर उपचुनाव में कुल 27 नामांकन, 4 उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 27 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं तथा 3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र की दोहरी प्रति जमा करवाई है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि भाजपा से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भवा बिश्नोई, कांग्रेस से जयप्रकाश पुत्र हरिकेश गाँव दुबल जिला कैथल तथा विकास सहारण पुत्र जयप्रकाश, इनेलो से राजेश गोदारा पुत्र रणवीर सिंह गाँव दड़ोली तथा कोडाराम पुत्र नंदराम गांव बाल संबंध, आम आदमी पार्टी से सतेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के बीच है। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रातः 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं 6 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। जेजेपी पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या फिर नहीं, बड़ा बयान सामने आया है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का। पंचायत चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है तथा पंचायत चुनाव में जसपा अपनी ताकत दिखाने का काम करेगी। चुनाव की तैयारियों एवं प्रचार प्रसार के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। यह बात पंचायत मंत्री एवं पंचायत चुनाव भिवानी जिला प्रभारी देवेंद्र बबली ने भिवानी के देवलाल सदन में कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कही। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि जसपा कार्यकर्ता पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने या फिर न लड़ने का अंतिम फैसला अब हर जिला कार्यकारिणी पर होगा तथा जिला कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद ही कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए जसपा ने पंचायत चुनाव सिंबल पर न लड़ने का फैसला लिया है।
आदमपुर उपचुनाव अपडेट। इनेलो उम्मीदवार कुर्डाराम ने भरा नामांकन, ओम प्रकाश और अभय चौटाला रहे मौजूद। आदमपुर उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन इनेलो प्रत्याशी कुर्डाराम नंबरदार ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी कुर्डाराम नंबरदार के लिए कार्यकर्ता भी जी जान से जुट जाएं। नंबरदार की जीत पूरे प्रदेश में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगी। इनेलो सुप्रीमो चौटाला शुक्रवार को पार्टी प्रत्याशी का नामांकन भरवाने से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव जीतने के बाद पूरे देश में विपक्ष का माहौल बनेगा, सत्ता में बैठी सरकार हिल जाएगी। चौटाला ने मौजूदा केंद्र व प्रदेश सरकार पर किसान व जन विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया। घर में गैस गीजर लगवाने से पहले रखें सावधानियां, नहीं तो हो सकता है बड़ा हादसा। सर्दी का मौसम शुरू होते ही लोगों ने गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गैस गीजर प्रयोग करने आरंभ कर दिए हैं। ऐसे में गैस गीजर के साथ हादसा होने का अंदेशा भी बढ़ गया है। एक्सपर्ट का दावा है कि थोड़ी सी सावधानी रखकर इन हादसों से बचा जा सकता है। लोग सर्दी में आराम से गैस गीजर का प्रयोग कर सकते हैं। गैस गीजर को चलाने के लिए एलपीजी गैस की आवश्यकता पड़ती है। एलपीजी से चलने के साथ ही इसमें खतरनाक गैस निकलती है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार गीजर बाथरूम से बाहर ही लगवाएं। गैस गीजर बाथरूम में हो तो कोशिश करें कि बाथरूम में जाने से पहले गीजर से पानी भर लें। गैस गीजर को आमतौर पर लोग बाथरूम में लगवाते हैं। ऐसे में कभी कभी गीजर में फॉल्ट जमा होने के कारण खतरनाक गैस निकलने लगती है। जब कोई बाथरूम में जाता है तो पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने पर वह बेहोश हो सकता है। गैस उसके दिमाग पर असर कर सकती है। ऐसे में कई बार जान का खतरा भी बन जाता है। इसके अलावा गैस लीक होने पर सिलेंडर भी फट सकता है। गैस गीजर को एक बार में 5 मिनट से ज्यादा न चलाएं। गैस गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि खतरनाक गैस होती है। विशेषकर हृदय रोगियों को गैस गीजर के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ई श्रम पोर्टल फिर से खुला, मिलेगा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। जानिए कौन कौन उठा सकते हैं इसका लाभ। भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले श्रमिक को 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि छोटा कामगार है या फिर अनुबंध आधार पर प्राइवेट या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा है, वह अपना पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर करवा सकता है, बशर्ते उसका ईपीएफ न कटता हो और वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ई श्रम पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है। अब मनरेगा मजदूर, खेतिहर मजदूर, बढ़ाई, क्रेशर या माइनिंग मजदूर, मिस्त्री, ड्राइवर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, सब्जी विक्रेता, बुनकर, कारीगर, प्लम्बर, रेहड़ी लगाने वाले, बिजली मिस्त्री, दूध बेचने वाला, घरेलू नौकर, ऑटो चालक, फैक्ट्री के श्रमिक आदि ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पंजीकरण करवाने के लिए कामगार की आयु 16 से लेकर 59 साल के बीच होनी चाहिए। वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। श्रमिक अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर अटल सेवा केंद्र या अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। ई श्रम पर पंजीकृत व्यक्ति को किसी भी आपदा या फिर महामारी के समय सरकार की ओर से पूरी मदद दी जाती है। आदमपुर और पंचायत चुनाव के बीच गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल। 40 दिन यहां रहेगा डेरा प्रमुख। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव के बीच डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है। इस दौरान राम रहीम यूपी के बागपत या फिर राजस्थान के आश्रम में जा सकता है। राम रहीम ने सिरसा डेरे में आने की इच्छा जताई थी, जिस पर सरकार ने मना कर दिया। इससे पहले राम रहीम को जून 2022 में पैरोल मिली थी और वह 30 दिन यूपी के बागपत डेरे में रहा था। इस दौरान बाबा ने लाइव सत्संग भी किया था और अपने श्रद्धालुओं से भी मिला था। इससे पहले फरवरी 2022 में बाबा को 21 दिन की पैरोल मिली थी और ये दिन गुरुग्राम के आश्रम में बिताए थे। अब राम रहीम की पैरोल को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा में 3 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव है और 30 अक्टूबर व 2 नवंबर को पहले चरण का पंचायत चुनाव है। हरियाणा सीईटी परीक्षा की तैयारी पूरी, बनाए जाएंगे 3 प्रश्न पत्र। एक प्रश्न पत्र के होंगे 24 सेट। सीईटी को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। युवाओं को अभी तक यह समझ नहीं आ पा रहा है कि परीक्षा होगी या नहीं, लेकिन हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि सीईटी हर हाल में आयोजित होगा और निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित होगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि चूंकि सीईटी का आयोजन एनटीए करेगी, इसलिए प्रश्न पत्र, आंसर शीट का प्रकाशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्विजिलेटर, सुपरवाइजर और परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक, आइरिस, सीसीटीवी कैमरे और अन्य का प्रबंध भी एनटीए के द्वारा ही किया जाएगा। 5 जिलों दादरी, रोहतक, जींद, नूंह और झज्जर में सीईटी की परीक्षा नहीं होगी। अध्यक्ष ने कहा कि 5 और 6 नवंबर को 4 शिफ्टों में सीईटी का आयोजन किया जाएगा। सीईटी के 3 प्रश्न पत्र एनटीए ने बनाए हैं। एक प्रश्न पत्र के 24 सेट बनाए गए हैं क्योंकि एक परीक्षा केंद्र में 24 उम्मीदवार होते हैं। इन सभी के पास जो प्रश्न पत्र होगा उसमें प्रश्न ऊपर नीचे होंगे। उन्होंने बताया कि यदि किसी परीक्षा केंद्र पर लगे कोई भी प्रश्न पत्र लीक हुआ तो 2 बचे हुए प्रश्न पत्रों में से कोई भी प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा ताकि परीक्षा रद्द न करनी पड़े।
हरियाणा में अब मौसम रहेगा साफ, किसानों के लिए ये है विशेष सलाह। हरियाणा में अब अक्टूबर के मध्य में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते इस बार मौसम विभाग की ओर से सर्दी का मौसम शुरू होने की जानकारी दी जा रही है। संभव है कि दीपावली आते आते सुबह शाम की ठंड पड़ने लगेगी। लगातार धूप निकलने की उम्मीद है, जिससे खरीफ फसलों को लाभ होगा। दीपावली के आसपास जब हवा की गति कम होगी तो प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 19 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं चलने से वातावरण में उपस्थित नमी में गिरावट आने की संभावना बन रही है। इस दौरान राज्य में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने तथा दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। चूंकि अक्टूबर खत्म होने वाला है, ऐसे में अब किसान रबी की बुआई का काम शुरू कर दें। अब सरसों की बुआई का सही समय है। इसके अलावा किसान अब चारे की फसल बरसीम में भी बो सकते हैं। सरसों की बुआई करते समय कोशिश करें कि इसे शाम के समय करें। कृषि वैज्ञानिक शाम को बुआई करने की सलाह देते हैं, क्योंकि बीज को जमीन में मिलाने पर ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। तापमान कम होने पर ही बीज का अंकुरण सही होता है। साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों से धान के अवशेष को किसी भी हाल में नहीं जलाने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे मौसम खराब होता है। विभाग का कहना है कि किसान फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। दिल्ली हिसार रेवाड़ी पैसेंजर 15 अक्टूबर से 7 दिनों तक रहेगी रद्द। रेलवे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल सादलपुर हिसार रेलखंड झुंपा के समीप इंजीनियरिंग कार्य की वजह से 15 अक्टूबर से लेकर 7 दिनों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। इस टाइम पीरियड में दिल्ली से रवाना होकर हिसार को जाने वाली ट्रेन संख्या 04351 को सादलपुर से हिसार और ट्रेन संख्या 04368 हिसार रेवाड़ी पैसेंजर को हिसार सादलपुर के बीच 21 अक्टूबर तक रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी 27 अक्टूबर से लेकर 12 दिसंबर तक दोनों ट्रेनों को ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से इन दोनों स्टेशनों के बीच रद्द किया जाएगा। ऐसे में इस रूट पर सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ना निश्चित है। सरकारी खरीद नहीं, किसानों को 600 से 700 रुपए कम भाव में बेचना पड़ रहा है बाजरा। बाजरे की सरकारी खरीद 7 अक्टूबर के बाद से नहीं हो पा रही है। बाजरे का एमएसपी 2350 रुपए है, जबकि सरकारी खरीद नहीं होने पर किसानों को अपनी फसल 1600 से 1710 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आढ़तियों को बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हैफेड के मैनेजर मनोज कुमार ने बताया कि 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक रेवाड़ी में 30,000 क्विंटल बाजरा, कोसली में 55,000 क्विंटल बाजरा खरीदा गया है। बाकी बचे किसान आढ़तियों को 1600 से 1710 रुपए प्रति क्विंटल तक बाजरा बेचने को मजबूर हो रहे हैं। केवल पंजीकृत किसानों को ही भावांतर योजना के तहत 450 रुपए मिलेंगे। वहीं महेंद्रगढ़ में बाजरे की सरकारी खरीद बुधवार से बंद कर दी गई है। सरकार फसल के दोगुनी भाव देने का वादा करती है, लेकिन यहाँ तो पूरी कीमत ही नहीं मिल पा रही है। उधर चरखी दादरी में गुरुवार से सरकारी खरीद बंद है। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बाजरे की खरीद जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि केवल कुछ दिन के लिए खरीदे गए बाजरे की लिफ्टिंग के लिए खरीद को रोका गया है। जैसे जैसे मंडियों से बाजरा उठान हो जाएगा, खरीद चालू हो जाएगी। हैफेड ने यह फैसला लिया था कि पहले खरीदे गए बाजरे का उठान किया जाएगा। हरियाणा में खाद की किल्लत, जरूरत 13 लाख एमटी की, स्टॉक में 3 लाख। कई जिलों में किसान परेशान। हरियाणा में गेहूं और सरसों की बिजाई के सीजन से पहले डीएपी खाद की किल्लत हो गई है। महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, रोहतक और चरखी दादरी समेत अन्य जिलों में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। खासकर सरसों की बिजाई करने वाले जिलों में डीएपी की कमी चल रही है। एक सीजन में प्रदेश में कुल 13 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कृषि विभाग के स्टॉक में मात्र 3 लाख मीट्रिक टन खाद ही है। इसके विपरीत गेहूं के सीजन को देखते हुए प्रदेश में रोजाना 10,000 मीट्रिक टन डीएपी और 5,000 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हो रही है। बावजूद इसके खरीद केंद्रों पर किसानों की लाइनें लगी हुई हैं। जिस तेजी से खाद की मांग बढ़ रही है, उससे आने वाले ही दिनों में बाकी बचा यह स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। कृषि विभाग का तर्क है कि इस बार किसानों ने सितंबर महीने में ही डीएपी अधिक मात्रा में खरीद लिया। कृषि विभाग के संयुक्त सचिव और खाद के नोडल अधिकारी मंजीत नैन का कहना है कि जिलों में खाद सुचारू रूप से सप्लाई की जा रही है। जहां जहां दिक्कत है, वहां पर रैक भेजे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कृषि महानिदेशक हरदीप सिंह का कहना है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त खाद का स्टॉक है। आगामी 3 दिनों में ही 20,000 मीट्रिक टन यूरिया और 10,000 मीट्रिक टन डीएपी आएगी। कृषि विभाग की ओर से पहले सरसों बिजाई करने वाले क्षेत्रों में डीएपी की सप्लाई दी जाएगी और उसके बाद गेहूं वाले क्षेत्रों में। तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 684 अंक बढ़कर 57,919 पर बंद। निफ्टी 171 अंक चढ़ा। बैंकिंग और आईटी शेयर्स के शेयर बढ़े। ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव संकेतों का असर भारतीय बाजार पर दिखाई दिया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार तेजी में बंद हुआ। सेंसेक्स 684 अंकों की तेजी के साथ 57,919 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो ये 171 अंक बढ़कर 17,185 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी दिखाई दी, 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें
करें तो सोना और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,438 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 56,042 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर दूसरी तरफ रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 36 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। एक अन्य खबर पर नजर डालें तो भारतीय सीमा की सुरक्षा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने कांस्टेबल के 399 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।